नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और हमने इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को पढ़ना प्रारंभ किया था। बच्चों, हमारे दूसरे अध्याय का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। और अब तक हम इस अध्याय के 4 भाग पूर्ण कर चुके हैं। पिछले भाग में हमने प्रस्तुति और भूमिका की चर्चा की थी और आज यानी कि 5वें भाग में हम समाज व सामाजिक नियंत्रण की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि समाज में सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है। सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र में सामान्यतः सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं में से एक है। यह जो सामाजिक नियंत्रण की संकल्पना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह माना जाता है कि सामान्यतः समाजशास्त्र में प्रयोग में आने वाली सबसे ज़्यादा यह संकल्पना प्रयोग में आती है। यानी समाजशास्त्र में जितनी संकल्पनाएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली संकल्पना है सामाजिक नियंत्रण। इसका तात्पर्य उन अनेक साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने उद्दंड या उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। इसका तात्पर्य क्या है या सामाजिक नियंत्रण क्या है? तो ऐसे सभी साधन जिनके द्वारा कोई भी समाज अपने उद्दंड या उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। तो समझना ये है कि कोई भी समाज हो उसमें कुछ ना कुछ सदस्य जो हैं वो उद्दंड होते हैं, उपद्रवी होते हैं या जो अपेक्षित व्यवहार का पालन नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को सही राह पर लाने के लिए सामाजिक नियंत्रण उपयोग में आता है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है। अब हम प्रकार्यवादी और संघर्षवादी 2 दृष्टिकोणों को देखेंगे कि वे किस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या करते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की कि इनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण का क्या तात्पर्य है। व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना। तो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण बताता है कि व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करना ही सामाजिक नियंत्रण है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करना। इसके अलावा किसी भी समाज विशेष में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करने की प्रक्रिया ही सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण को एक तरफ व्यक्तियों या समूहों के पथभ्रष्ट व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए संचालित किया जाता है और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक साहचर्य को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों और समूहों के तनाव और विरोध को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण देख पा रहे हैं, 2 बिंदु, 2 बातें यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण को स्पष्ट करती हैं। पहला हमने देखा कि व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को वास्तव में नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना और दूसरी जो बात थी वो ये थी कि समाज में उचित व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मूल्यों और प्रतिमानों को उचित प्रकार से लागू कर पाना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो सामाजिक नियंत्रण को व्यक्तियों या समूहों के जो पथभ्रष्ट व्यवहार हो सकते हैं, यानी गलत दिशा में, विपरीत दिशा में होने वाले व्यवहार, उनको नियंत्रित करने के लिए संचालित किया जाता है इस प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार। और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था और साहचर्य को सही प्रकार से बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ व्यक्तियों और समूहों के मध्य जो तनाव उत्पन्न होता है या जो विरोध उत्पन्न होता है, उस विरोध को दूर करने के लिए सामाजिक नियंत्रण का उपयोग अपेक्षित है। इस प्रकार समाज में स्थिरता के लिए सामाजिक नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह प्रकार्यवादी दृष्टिकोण यह बताता है कि किसी भी समाज विशेष में सामाजिक स्थिरता के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण जो है वो महत्वपूर्ण होता है। संघर्षवादी सिद्धांतवादी अक्सर सामाजिक नियंत्रण को ऐसे साधनों के रूप में अधिक देखेंगे जिनके द्वारा समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण लागू
किया जा सकता है। अब यदि हम संघर्षवादी सिद्धांतवादियों की विचारधारा देखते हैं तो यह प्रकार्यवादियों से काफ़ी अलग है। यह विचारधारा मानती है कि जो सामाजिक नियंत्रण है उसको हम ऐसे साधन के रूप में देख सकते हैं जो कि समाज के प्रभावी वर्ग द्वारा उपयोग लिया जाता है बाकी के समाज पर नियंत्रण रखने के लिए। तो संघर्षवादी सिद्धांतकार ऐसा मानते हैं कि सामाजिक नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ किसी भी समाज के प्रभुत्वशाली लोगों के पास इस प्रकार के साधन हैं जिनके द्वारा वे अन्य सभी लोगों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। स्थिरता को समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व के रूप में देखा जाएगा। तो इन संघर्षवादी सिद्धांतकारों द्वारा स्थिरता को समाज के एक भाग के दूसरे भाग या अन्य भागों पर प्रभुत्व जमाए रखने के रूप में ही देखा जाता है। इसी प्रकार कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा। यदि संघर्षवादी सिद्धांतकारों की हम बात करें तो उनका दृष्टिकोण कानून को लेकर भी एक अलग प्रकार का है। वे मानते हैं कि जो शक्तिशाली लोग हैं उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में ही कानून विद्यमान है। वास्तव में सिर्फ उन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए कानून को बनाया गया है। यह विचार संघर्षवादी जो सिद्धांतकार हैं वे प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है। अब यदि हम एक सामान्य विचारधारा की बात करें प्रकार्यवादी और संघर्षवादी विचारधारा को छोड़कर, तो हम मान सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, वह सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से हैं। यानी किसी भी समाज विशेष में विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं, तकनीकें और रणनीतियां अपनाई जाती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है। इसका अर्थ व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से और समाज में व्यवस्था के लिए मूल्यों व प्रतिमानों को लागू करने से है। तो यहाँ हम इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का जो अर्थ है व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए विशेष स्थितियों में बल प्रयोग करने से भी है और इसके अलावा समाज में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करने से भी है। सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक या औपचारिक हो सकता है। अब यहाँ हम एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि ये जो सामाजिक नियंत्रण है ये औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। जब नियंत्रण के संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। जब भी नियंत्रण के कुछ विशिष्ट, संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन उपयोग में आते हैं तो यह कहलाता है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। यानी विशेष रूप से व्यवस्था में सम्मिलित कुछ जो साधन हैं, औपचारिक साधन जिन्हें हम कहते हैं, जो संहिताबद्ध हैं यानी लिखित दस्तावेजों के रूप में हैं, उनका उपयोग किया जाता है तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम और साधन होते हैं, उदाहरण के लिए कानून और राज्य। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं, माध्यम हैं, उनके उदाहरण के रूप में हम कानून को और किसी भी राज्य को याद रख सकते हैं। आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों और माध्यमों पर जोर दिया जाता है। यदि हम आधुनिक समाज की बात करें तो हमारे आधुनिक समाजों में वास्तव में सामाजिक नियंत्रण के इन्हीं औपचारिक साधनों पर अधिक जोर दिया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का अंतिम और निस्संदेह प्राचीनतम साधन है शारीरिक बल प्रयोग। यदि हम सामाजिक नियंत्रण के हम कहें कि सबसे अधिक प्राचीन साधन की बात करें तो वह है शारीरिक बल प्रयोग। यहाँ तक कि आधुनिक लोकतंत्र के उदार विचारों वाले समाजों में भी
चरम तर्क हिंसा है। यदि हम आज के आधुनिक लोकतंत्र के जो समाज हैं जिन्हें उदार विचारों वाला माना जाता है, उन समाजों की भी बात करें तो वहाँ भी अंत में यानी चरम पर जाकर के जो तर्क प्रस्तुत किया जाता है वो हिंसा के संदर्भ में होता है। कोई भी राज्य पुलिस बल या इसके समान किसी अन्य सशस्त्र बल के बिना नहीं रह सकता है। तो वास्तव में कोई भी राज्य हो वो राज्य पुलिस बल या इसी की तरह किसी अन्य सशस्त्र बल के बिना नहीं रह सकता है, उसका अस्तित्व बना नहीं रह सकता है। किसी भी क्रियाशील समाज में हिंसा को मितव्ययता से और अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम किसी भी अच्छे क्रियाशील समाज की बात करते हैं तो वहाँ पर हिंसा को काफ़ी मितव्ययता से और अंतिम जो उपाय है उसी के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रतिदिन के सामाजिक नियंत्रण के लिए बल प्रयोग का केवल भय ही काफ़ी होता है। यदि हम प्रतिदिन के सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, दैनिक सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, तो उसके लिए बल प्रयोग का जो भय है उसे ही पर्याप्त माना जाता है। जब मनुष्य ऐसे गहन समूहों में रहते या काम करते हैं जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से जाने जाते हैं और जिसके प्रति वे व्यक्तिगत निष्ठा की भावना से बंधे होते हैं, वह प्रकार जिसे समाजशास्त्री प्राथमिक समूह कहते हैं, तो वास्तविक या संभावित पथभ्रष्ट लोगों को राह पर लाने के लिए नियंत्रण के प्रबल और तीक्ष्ण साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम किस मनुष्यों की ऐसे समूहों में चर्चा करें जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से जाने जाते हैं और जिन समूहों में वे व्यक्तिगत निष्ठा की भावना रखते हैं और जिसे समाजशास्त्री सामान्य रूप से प्राथमिक समूह का नाम देते हैं, तो वास्तविक या संभावित जो पथभ्रष्ट लोग होते हैं यानी किसी भी प्राथमिक समूह में यदि कोई संभावित पथभ्रष्ट व्यक्ति या सदस्य होते हैं तो उन्हें राह पर लाने के लिए नियंत्रण के प्रबल और तीक्ष्ण साधनों का उपयोग किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का एक पक्ष जिस पर जोर देना आवश्यक है यह तथ्य है कि यह अक्सर कपटपूर्ण दावे पर आधारित होता है। तो सामाजिक नियंत्रण के यदि हम एक विशिष्ट पक्ष की बात करना चाहें तो वह यह है कि यह सामाजिक नियंत्रण एक विशेष प्रकार के कपटपूर्ण दावे पर आधारित होता है। एक छोटा लड़का अपने समवयस्क समूह पर अपने बड़े भाई जिसे ज़रूरत के समय किसी विरोधी को पीटने के लिए बुलाया जा सकता है के द्वारा महत्वपूर्ण नियंत्रण कर सकता है। तो यह किस प्रकार कपटपूर्ण दावे पर आधारित होता है इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक छोटा लड़का जो है वह अपने समवयस्क समूह पर अपने बड़े भाई का दबाव बनाता है। उसका बड़ा भाई जिसे कि वो जानता है कि उसे यदि ज़रूरत पड़े तो वो किसी भी समय विरोधी को पीटने के लिए उसे बुला सकता है, तो उसके द्वारा वह अपने समवयस्क समूह पर एक नियंत्रण बनाने की कोशिश करता है। ऐसे किसी भाई की अनुपस्थिति में भाई की कल्पना करना भी संभव है। यहाँ तक कि ऐसा कोई भाई यदि किसी का ना हो तो ऐसे भाई की कल्पना करना भी संभव है। यह छोटे लड़के के जनसंपर्क कौशल का प्रश्न होगा कि क्या वह अपनी कल्पना को वास्तविक नियंत्रण में बदलने में सफल होगा या नहीं। यदि कोई छोटा लड़का या बच्चा इस प्रकार की कल्पना करता है तो यहाँ कहा जा रहा है कि वास्तव में उस छोटे लड़के के जनसंपर्क कौशल का यह प्रश्न बन जाएगा कि इस प्रकार की कल्पना को वह वास्तविक नियंत्रण में बदल पाता है या नहीं। यह वक्तव्य बर्जर द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को यह कहकर दूसरे बच्चे को डराते देखा या सुना है कि मैं अपने बड़े भाई को बता दूंगा? तो बिल्कुल आपने ऐसा कहते हुए देखा होगा, सुना होगा कि छोटा बच्चा अपने साथियों से कह रहा है कि ऐसा किया तो मैं अपने बड़े भाई को बता दूंगा या उसे बुला लूँगा।
क्या आप अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? तो क्या आप इस प्रकार के अन्य जो नियंत्रण के उदाहरण हैं इनके बारे में सोच सकते हैं? तो अवश्य ही यदि आप अपने आसपास की सामाजिक परिस्थितियों में जो भी घटनाएं होती हैं उन पर गौर से देखते हैं या सही रूप से निरीक्षण करते हैं तो आप ऐसी कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में भी सोच पाएंगे। अब बच्चों, आपको एक क्रियाकलाप करना है कि यह क्रियाकलाप भी काफ़ी आसान है। क्या आप अपने जीवन में ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं कि अशासकीय सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है? तो आपको यह सोचना है कि अशासकीय यानी जो शासन की तरफ से नहीं लगाया गया है इस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण कैसे कार्य करता है। क्या आपने कक्षा में या अपने समवयस्क समूह में यह निरीक्षण किया है कि एक बच्चा जो दूसरों से थोड़ा भी अलग तरह का व्यवहार करता है उससे किस प्रकार बर्ताव किया जाता है? तो क्या आपने कभी अपनी कक्षा में या अपने साथियों के समवयस्कों के समूह में इस प्रकार का निरीक्षण किया है कि आपका एक साथी, एक बच्चा जो कि सामान्य से थोड़ा सा अलग प्रकार का व्यवहार करता है उससे किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है? क्या आपने ऐसी घटनाएं देखी हैं जब बच्चों को उनके समवयस्क समूह अन्य बच्चों की तरह बनने के लिए तंग करते हैं? या आपने क्या कभी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनमें बच्चों का एक समूह है वो किसी विशेष बच्चे को अपने समूह की तरह ही बनने के लिए तंग कर रहा हो या एक प्रकार का दबाव डाल रहा हो? तो निश्चित ही आपने कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य देखी होंगी, तो आपको अपने सभी साथियों से इस बारे में चर्चा करनी है। प्रत्येक समाज में एक दूसरे प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होता है जिसे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अलावा एक दूसरे प्रकार का सामाजिक नियंत्रण भी होता है जिसे कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जानते हैं। यह व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिताबद्ध होता है। तो जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है उसकी खास बात यह है कि यह व्यक्तिगत होता है, अशासकीय होता है और असंहिताबद्ध होता है। इसमें मुस्कान, चेहरे बनाना, शारीरिक भाषा, आलोचना, उपहास, हंसी आदि सम्मिलित होते हैं। तो इस अनौपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण है उसमें मुस्कुराहट या मुस्कान, विभिन्न प्रकार के चेहरे बनाना या चेहरे की जो अभिव्यक्ति है उसे परिवर्तित करना, शारीरिक भाषा, बॉडी पोस्चर जिसको कहते हैं, आलोचना, उपहास, हंसी आदि सम्मिलित होते हैं। एक ही समाज में इनके प्रयोग में काफ़ी भिन्नताएं हो सकती हैं। दैनिक जीवन में ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। तो एक ही समाज में इन सभी अनौपचारिक साधनों के उपयोग में काफ़ी भिन्नताएं हो सकती हैं और वास्तव में दैनिक जीवन में ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। फिर भी कुछ मामलों में सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधियां अनुरूपता या आज्ञाकारिता लागू करने में असमर्थ हो सकती हैं। फिर भी कुछ विशिष्ट मामलों की हम बात करें तो उनमें सामाजिक नियंत्रण की ये जो अनौपचारिक विधियां हैं ये अनुरूपता या आज्ञाकारिता यानी लोगों के व्यवहार को अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने में असमर्थ सिद्ध हो सकती हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम होते हैं अर्थात परिवार, धर्म, नातेदारी आदि। यदि हम अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं तो इसके विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, यानी इन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रणों को लागू करने के लिए जो माध्यम हैं वे हैं परिवार, धर्म, नातेदारी आदि। क्या आपने इज्जत के लिए हत्या के बारे में सुना है? तो बच्चों, क्या आपने कभी इज्जत के लिए हत्या के बारे में सुना है या पढ़ा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अखबार पढ़ते होंगे, आसपास की घटनाओं पे नज़र रखते होंगे, तो आपने अवश्य कभी ना कभी इज्जत के लिए हत्या के बारे में सुना होगा। नीचे दी गई समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ें और इसमें शामिल सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यमों को पहचानें। तो आगे हम एक समाचार पत्र की रिपोर्ट को रख रहे हैं, इसे हमें पढ़ना है और यहाँ पर किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण को प्रदर्शित किया गया है, क्या माध्यम है, वो आपको देखना है।
अंतरजातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या की। तो जो रिपोर्ट का शीर्षक है वो यह है कि अंतरजातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या की। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय एक लड़की जब अस्पताल में सो रही थी तब उसके बड़े भाई ने उसका सिर कलम कर उसकी हत्या कर दी, जिसे इज्जत के लिए हत्या यानी ऑनर किलिंग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि लड़की द्वारा जाति के बाहर विवाह करने के बाद 16 दिसंबर को उसके भाई ने उस पर चाकू से हमला किया था और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि वह और उसका प्रेमी 10 दिसंबर को घर से भाग गए थे और शादी करने के बाद 16 दिसंबर को अपने घर वापस आ गए थे। उसके अभिभावकों ने इस विवाह का विरोध किया था। पंचायत ने भी युगल पर दबाव डालने की कोशिश की थी, पर उन्होंने अलग रहने से मना कर दिया था। तो बच्चों, इस रिपोर्ट में आपको स्पष्ट रूप से जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑनर किलिंग का जो मामला है, जिसे इज्जत के लिए हत्या कहा जाता है, वो देखने को मिल रहा है। अब यह स्थिति स्पष्ट है कि यद्यपि एक बालिग लड़की और लड़का वे अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन विवाह जो था वो अंतरजातीय था। तो वे अपने आप चले गए, उन्होंने विवाह कर लिया और जब लौट करके वे वापस आए तो लड़की के भाई ने उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लड़की का परिवार और उसके अलावा जो पंचायत है, ये दोनों ही अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्वीकृति पुरस्कार या दंड का एक ढंग है जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनः स्थापित करता है। तो किसी व्यवहार की स्वीकृति जो है उसकी हम बात करें तो यह पुरस्कार या दंड का एक ढंग होता है जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनः स्थापित करता है। तो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार यदि किया जाता है तो व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त होते हैं, यानी उसे स्वीकृति मिलती है, और यदि नहीं किया जाता है तो उसे अस्वीकृति के रूप में दंड प्रदान किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। तो किसी भी समाज में समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए अन्य जो लोग हैं समूह के, समाज के, उनके द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है। दूसरी तरफ नियमों को लागू करने के लिए और विचलन को राह पर लाने के लिए नकारात्मक स्वीकृतियों का प्रयोग भी किया जाता है। और यदि हम इसके विपरीत स्थिति की बात करें तो नियमों को लागू करने के लिए और जो लोग विचलन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी जो अपेक्षाकृत व्यवहार है उससे बिल्कुल विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नकारात्मक स्वीकृतियों का या अस्वीकृति का उपयोग भी किया जा सकता है। विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकार, सदस्यों के मूल्यों या आदर्शों के अनुसार नहीं होती हैं। तो बिल्कुल विचलन जो शब्द है उसका अर्थ ऐसी क्रियाओं से है जो किसी भी समाज के या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके अनुसार न होकर के उनसे विपरीत होती हैं। तो ऐसी सभी क्रियाएं जो किसी समाज विशेष के मूल्यों या आदर्शों का पालन नहीं करती हैं, उन्हें हम विचलन का नाम दे सकते हैं। विचलन को मोटे तौर पर विभिन्न संस्कृतियों या उपसंस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में जाना जाता है। विचलन को यदि हम एक सरसरी दृष्टि से देखें तो विभिन्न संस्कृतियों या उपसंस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में हम जान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग उपसंस्कृतियों में जो मानक और मूल्य होते हैं वे अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार विचलन के विचार को एक समय से दूसरे समय में चुनौतियाँ मिलती हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। इसी के साथ हम याद रखेंगे कि ये जो विचलन का विचार है, इसे समय के परिवर्तन के साथ विभिन्न चुनौतियां मिलती हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। यानी एक समय पर जिस व्यवहार को विचलन में रखा जाता है, किसी आने वाले समय में उसी व्यवहार को सामान्य मानकों का हिस्सा मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए
एक ही समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला को एक समय में तो विचलक माना जाएगा और दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा की जाएगी। यह एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि किसी समाज में यदि कोई महिला अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखती है तो एक समय में उसे विचलक माना जा सकता है, परंतु दूसरे समय में जब वो अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है तो हो सकता है कि उसके उस व्यवहार की प्रशंसा की जाए। आप पहले ही जानते हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न है। हम ये चर्चा पहले ही कर चुके हैं बच्चों कि समाजशास्त्र जो है वो सामान्य बौद्धिक ज्ञान से किस प्रकार अलग है, क्या अंतर समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान में है। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकारवादी और संघर्षवादी दृष्टिकोण को आपको याद रखना है और उसके अतिरिक्त जो औपचारिक और अनौपचारिक रूप है सामाजिक नियंत्रण का, वो दोनों भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके साथ ही इस अध्याय का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो आज हमने यहाँ समाप्त कर लिया है और अब हम अगले वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों का पहला हिस्सा जो है उसे हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।